नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली सल्तनत का पढ़ने से पहले जो उसका इतिहास है, राजत्व का सिद्धांत है, वो कैसे आया दिल्ली सल्तनत में, थोड़ा उस पर एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं भारत में जितना भी शासन रहा उसमें राजा कहते थे या नवाब कहते थे, ये सल्तनत और सुल्तान ये शब्द पहली बार हमें दिल्ली सल्तनत के समय ही दिखाई देते हैं। तो ये सुल्तान शब्द है या सल्तनत है, ये कैसे भारत में आया, इस समय इसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया। तो हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले अगर इसको थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं तो हम दिल्ली सल्तनत को बेहतर से समझने की कोशिश कर सकते हैं और इससे भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। तो हम चलो पहले एक थोड़ी सी नजर डालते हैं कि सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान जिन्हें बोला जाता था, उसके पीछे उन्हें सुल्तान क्यों कहा गया था। तो देखते हैं हम राजत्व के सिद्धांत में, हम सेंट्रल एशिया जो है यानी मध्य एशिया है, जहाँ पे ईरान, इराक, कतर, सीरिया, ये पूरा जो क्षेत्र है, एरिया है, जो एक ऑटोमन एम्पायर भी बहुत फेमस एम्पायर एक रहा है। तो वहाँ पे किसका शासन था, किसका शासन रहता था, तो हम कह सकते हैं कि खलीफा, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम, यानी जो इस्लाम में सर्वोच्च पद होता था, आध्यात्मिक पद होता था, भौतिक एवं आध्यात्मिक पद कह सकते हैं, वो सर्वोच्च था, उसका सब सम्मान करते थे। यानी सारे इस्लामिक कंट्रीज के कह सकते हैं हेड थे कौन, खलीफा। तो उन खलीफाओं के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने आप हमें समझ में आ जाएगी कि सुल्तान शब्द का क्या अर्थ है दिल्ली सल्तनत में। चलिए तो देखते हैं, इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर के बाद 4 खलीफा हुए हैं। अब वो 4 खलीफा कौन कौन से थे, तो आपको हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और एक हजरत अली, ये 4 खलीफा के बाद क्या हुए हैं, 4 खलीफा हुए हैं मोहम्मद पैगंबर के बाद। अब इनमें देखते हैं, प्रारंभ में खलीफा का जो चुनाव होता था, इलेक्शन होता था, वो क्या होता था, उसके बाद क्या हुआ, ये पद कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया, हेरिडेटरी हो गया। यानी पहले इलेक्शन होता था इसका, फिर बाद में हेरिडेटरी हो गया, मतलब एक ही वंश के क्या बनेंगे, खलीफा होंगे। तो अब जब एक ही वंश के होंगे तो उन वंशों में क्या होने लगा, आपस में कंपटीशन होने लगा, एक तरीके से कह सकते हैं सेंट्रल एशिया में। तो यहाँ पे कुछ वंश है, 661 ईसा पूर्व ईस्वी में, सॉरी 661 ईस्वी में उमैया वंश था, जिसका केंद्र क्या था, दमिश्क। दमिश्क में सीरिया में है ये इस समय। तो खलीफा के पद पर प्रतिष्ठित हुए इसके बाद। उसके बाद दूसरा दे रहे हैं 750 ईस्वी में अब्बासी खलीफा, जो कि कहाँ के थे अब्बासी खलीफा, बगदाद के, यानी जो ईरान में उस समय, वो प्रतिष्ठित हुए कितने, 750 में। फिर उसके बाद 1258 ईस्वी में मिलता है कि चंगेज खान का एक पोता था हलाकू, उसने क्या द्वारा बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी गई थी। यानी अब्बासी जो खलीफा होते थे उसमें बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी गई, और उसके बाद मिस्र केंद्र हो गया किसका, खलीफा का। और खलीफा के पद के दावेदार, अब खलीफा के पद के दावेदार कौन कौन उस समय थे, सेंट्रल एशिया में या कैसे कहते, मध्य एशिया में, क्योंकि खलीफा सबसे सर्वोच्च पद होता था। मैंने जैसे कहा भौतिक एवं आध्यात्मिक पद होता था, हेड होते थे इस्लामिक कंट्रीज के लिए। तो उनमें दावेदारों में स्पेन का उमैया वंश, मिस्र का फातिमी वंश और बगदाद का अब्बासी। प्रारंभ में एक ही इस्लामिक राज्य था, किंतु आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में गवर्नर व्यावहारिक बातों में स्वतंत्र होने लगे थे। तो अंत इस्लामिक एकता को, इस पे जो दीजिएगा, इस्लामिक एकता पे बनाए रखने के लिए खलीफा ने इन गवर्नरों का शासन करने का सनद प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, सर्टिफिकेट, सनद मिलती है ना, जब हम 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, तो एक हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाता है कि हाँ हमने 12th या 10th पास कर लिया। आप किसी पार्टिसिपेट करने जाते हो किसी गेम्स में, एशियन गेम्स में, नेशनल गेम्स में, तो वहाँ आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है, जिससे आप ऑथेंटिक हो जाते हैं कि हाँ आपने ये गेम्स क्वालिफाई किया है। वैसे ही क्या होता था, खलीफा क्या देता था इनको, एक सनद देता था, प्रमाण पत्र इन गवर्नर्स को, यानी जिसे खिलियत भी कहते हैं, जिसके साथ एक क्लॉथ भी दिया जाता था ग्रीन कलर का, वो ऑथेंटिकेशन होता था, यानी लीगल, कि ये खलीफा के द्वारा ऑथेंटिक है राजा।
तो वो क्या है, सनद प्रमाण पत्र खिलियत के देना शुरू किया, तो वही क्या होते थे, सुल्तान होते थे। यानी और कह सकते हैं सिद्धांतिक रूप से खलीफा ही भौतिक यानी फिजिकल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रधान होता था, तथा सुल्तान उसका नायब। मैं ये चीज नायब, नायब क्या था, रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव्स होता था, नायब होता था। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान खलीफा के अधीन होता था, यानी जो सैद्धांतिक रूप से वो क्या, खलीफा उच्च पद पे होता था, उसके नीचे सुल्तान होता था, अधीन होता था, किंतु व्यावहारिक रूप से सैनिक, सिविल एवं न्यायिक मामलों में प्रधान होता था। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, भारत में प्रेसिडेंट है, हमारे थल, जल और वायु तीनों के क्या है, प्रमुख है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो सैनिक है, सिविल और न्यायिक, इनका प्रमुख प्रधान कौन होता था, सुल्तान होता था किसी में। लेकिन सैद्धांतिक रूप से फिजिकल और स्पिरिचुअल हेड होता था खलीफा, जिसके अंडर में कौन होता था, इसका नायब, रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेटिव्स होता, प्रतिनिधि, जिसे खलीफा क्या देता था, सनद देता था, प्रमाण पत्र देता था, खिलियत, जिसे हम खिलियत भी कहते थे, वो देता था। तो वही क्या होता था, सुल्तान बनता था। अरबी में राजा को सुल्तान कहा जाता था। भारत में तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, राजा बोले, नवाब बोलो या शासक। तो सुल्तान का अर्थ, अब मेन चीज जो आ गई आपकी दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बोला जाता था। तो सुल्तान, अब आप समझाएंगे कि सुल्तान क्यों कहा जाता। तो सुल्तान का अर्थ क्या होता था, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मीन्स अधिकार या वैधानिक, अकॉर्डिंग टू लॉ। और यहाँ पे लॉ क्या था, कानून क्या था, यहाँ पे ऑथोरिटी किसने दी थी, खलीफा ने दी थी ऑथोरिटी। सनद, सर्टिफिकेट देते थे। तो सुल्तान का क्या अर्थ हो गया, ऑथोरिटी, यानी किसकी, खलीफा की, जिसे ऑथोरिटी प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, पावर यानी सत्ता, खलीफा ने जिसे सर्टिफाइड कर दिया, ऐसा कह सकते हैं, सनद एक दे दी, खलियत। तो वही क्या होता था, सुल्तान। इसलिए उसे सुल्तान कहा जाता था, क्योंकि ये ऑथेंटिक होता था, खलीफा के जरिए अप्रूव्ड होता था, जो कि एंटायर वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम हैं उनके कौन होते थे, स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम। तो वहां से इन्हें क्या मिलता था, ऑथोरिटी मिली हुई थी। ऑथोरिटी में एक इस तरह का सर्टिफिकेट होता था और एक ग्रीन कलर का कपड़ा भी होता था, क्योंकि शक्ति भी इसका मतलब होता है, स्ट्रेंथ का, सुल्तान का मतलब। अब चूंकि अरबी शब्द है सुल्तान, तो भारत में ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले कौन से मुसलमान आए थे, तुर्क के थे, अरब के थे या और कहीं के। तो भारत में जो सबसे पहले संपर्क में आए वो कहाँ के थे, अरब के मुस्लिम थे। वेस्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, कोस्टल एरिया है, बम्बई में एज ए ट्रेडर के रूप में सबसे पहले यहाँ पे अरब के मुसलमान आए थे। तो अब दिल्ली सल्तनत को पढ़ने से पहले एक दिमाग में जो हमारे ये रहती कि सुल्तान ही क्यों कहा जाता। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सुल्तान क्या होता था, एक सर्टिफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स होता था, नायब होता था, प्रतिनिधि होता था, खलीफा था, इसलिए उसे सुल्तान कहा जाता था। अब जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे किसने अपने आप को खलीफा का नायब, रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को घोषित किया था, भारत का प्रथम सुल्तान कौन था और किसको टाइटल या पदवी मिली थी दिल्ली सल्तनत में। लेकिन उससे पहले जो इतिहास है दिल्ली सल्तनत से पहले, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये तो हमने जाना कि खलीफा के जरिए किस तरह से ऑथेंटिकेशन मिलता था सुल्तान को, लेकिन उसके बाद दिल्ली सल्तनत से भी पहले मोहम्मद गजनबी और गौरी का शासन रहा। तो हम उनके बारे में पहले जान लेंगे, फिर उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के जो 5 आपके वंश थे, डायनेस्टी हुई, देयर आर 5 डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो उनके बारे में फिर हम डिस्कशन करेंगे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही मैं एक कहावत के जरिए मैं समाप्त करना चाहता हूँ अपनी बात कि इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स यू मेक योर मास्टर इन योर ड्रीम्स।
जब आप कोई फिल्म देखते हैं, सपोज दैट आपने सिंघम फिल्म देखी, रात में सो गए और आपने रात में सिंघम बन गए सपनों में, सुबह उठे तो आप सिंपल। तो इस कहावत के जरिए क्या, इफ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स, अगर आप अपने सपनों में विश्वास करते हैं तो यू मेक योर मास्टर इन योर ड्रीम्स, यानी उन ड्रीम्स को अपना गुरु बनाओ और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। विदाउट वर्क हार्ड वी कांट गेन एनी सक्सेस। थैंक यू।